अपने बच्चों के जो शादियाँ हैं वो मैरिज ब्यूरो में नहीं करवा पाते, तो उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है, सारी सुविधाएँ और निःशुल्क है। इसके लिए हम लोगों ने इसे जरूर समझे और बनाया। 2 और नंबर है। और यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं और सब लोग स्कूल जाते हैं, मतलब लिटरेसी रेट कितना हो रहा है? हमारे जो बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशो है लगभग में बराबर ही है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाता होगा। जब हम लोग ग्राम प्रधान में बना था तो मुझे कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जो मुंडन क्षेत्र थे, जहाँ पे स्कूल थोड़ा दूर पड़ते थे, तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 2 स्कूल ऐसी जगह खुलवाए जहाँ पे टोटल एक स्कूल तो ऐसा जहाँ 101% मुंडन क्षेत्र है, तो वो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। फिर हम लोगों ने 10 नए आंगनवाड़ी केंद्र भी उन्हीं क्षेत्रों में खोले। पहले हमारे पास 8 थे और 18 हो गए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा जगत से अछूता न रह जाए, हर बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था हो। तो 2 नए स्कूल और 10 आंगनवाड़ी केंद्र हम लोगों ने इसीलिए खुलवाए कि बच्चों को, खासकर यहाँ पे जो ईंटों के भट्ठे पे जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, ये अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, तो हम इनको जबरदस्ती पकड़ के आज कोई भी ऐसा नहीं है जो स्कूल में। और बेटियों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से ज़्यादा IIT के बच्चों ने कितना मदद किया आपको? IIT के बच्चों ने बहुत मदद किया। मैं समझता हूँ कि हर जगह क्षेत्र में काम करने की कोशिश की इन्होंने यथासंभव, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कई जगह मैंने इनको कई बार बहुत बुरी तरह से डांटा भी है, शायद इनको बुरा इसलिए डांटता हूँ कि यदि बच्चों के अंदर, हम जैसे नेताओं के अंदर जो कमियां होती हैं, अगर वो बच्चों में अगर आ गई तो कल को जैसे बच्चे बड़े होंगे, बड़े अच्छे से जगह में जाएंगे, तो वो बुराइयां भी उतनी बड़ी फैलती चली जाएंगी। मुझे बच्चों के अंदर कोई बुराई बहुत बुरी लगती है, लेकिन बच्चों ने जो IIT रुड़की के बच्चों ने जो किया, हमारे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया, कंप्यूटर दिए और कई तरह के शिक्षा जो हमने लाइब्रेरी बनाई, उसमें पुस्तकें दी, बहुत बड़ा योगदान है IIT का। हर वक्त जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये कह रहे थे कि गरबा में 8,000 लोग रहते हैं, तो आपको 8,000 लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी जो भी इश्यूज होते हैं, आपको टाइम मिलता है उन सबकी मदद करने का? हमारी ग्राम पंचायत में पॉपुलेशन 10,046 है, 10,046 है, लेकिन व्यवस्था है कि 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में हम लोग डिवाइड हुए हैं। लगभग 700-800 के करीब पॉपुलेशन एक वार्ड मेंबर के पास होती है। 2 हमारे BDC मेंबर होते हैं, एक हमारा जिला पंचायत सदस्य होता है। तो हम लोग एक टीम है, हम लोग पूरी टीम बैठते हैं और हर एक टीम को हम लोगों ने काम डिवाइड किया हुआ है। एक वार्ड मेंबर मीन्स एक फैमिली, एक परिवार, उसे उस वार्ड मेंबर की ड्यूटी बनती है कि उसके वार्ड में कोई भी दिक्कत हो वो तुरंत मेरे तक पहुँचाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग आपस में मिल करके काम करते हैं। जिस ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान आपस में मिलकर नहीं चलेंगे, वहाँ पर ऐसी दुर्दशा होती है जैसे एक परिवार के मुखिया के साथ उसके फैमिली के मेंबर लोग वो हो जाते हैं, तो वो परिवार डूब जाता है। लेकिन जिस परिवार के वार्ड मेंबर और प्रधान मिलकर चलेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे फैमिली कितनी भी बड़ी हो। और मेरी ग्राम पंचायत का सौभाग्य रहा कि हमारे पास 8 बहनें थी काम करने वाली, तो बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया, सबने मिल करके। आपका ये गांव इतना मतलब संपन्न है, मतलब बाकी गाँव से तो बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है मतलब ये कभी शहरी क्षेत्र में मतलब आ सकता है, तो उसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री एरिया में होने से और सहसपुर के नज़दीक होने से, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत सहसपुर से शुरू हो जाती है। सहसपुर जो मेन मार्केट है वहाँ से हमारी पंचायत शुरू होती है। उस शहर को देखते हुए कभी हो सकता है ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया भी हमारे पास है। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे टाउनशिप से बढ़िया है कि विलेज ही रहे, और विलेज जिस तरह से चलती जा रही है बस ऐसे ही है। थोड़ा सा अभी थोड़ा कष्ट होता है कि हम लोगों ने जिस तरह से अपनी ग्राम पंचायत में जैसे स्वजल योजना लाए थे, स्वजल योजना आज 1 साल पहले पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
स्वजल योजना पूरी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ है, ग्राम पंचायत ही उसको चलाएगी। आज हमारे पास बिजली का जो ट्रांसफार्मर वो लगे हुए भी 6-6 महीने साल हो गए हैं, और हमारी जो नई पंचायत है उससे वो इतनी डिले कर रही है उसे कि कनेक्शन नहीं लोगों को दे रही है। यदि लोगों को कनेक्शन नहीं देंगे तो बिल नहीं मिलेंगे, अगर बिल नहीं मिलेंगे तो उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा, जब उनका पेमेंट नहीं होगा तो हमारी पूरी की पूरी योजना जो डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ा सा इन चीज़ों में बड़ी दिक्कत आ रही है, अन्यथा हमारी पंचायत का जो विकास है होना चाहिए, जो हम लोगों को संसाधन चाहिए, तो वो लगभग हर तरह से हम लोगों ने जोड़े हुए हैं। और इसमें IIT का वास्तव में बहुत बड़ा हमें योगदान रहा है, जैसे बाल विकास के प्रति, महिला विकास के प्रति, हम लोगों ने नशा मुक्त का जो अभियान चलाया उसमें रैली निकालने के प्रति, और जो हमने सफाई व्यवस्था की उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित IIT स्टूडेंट्स ने बड़ा साथ दिया। हम सब भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम अगर अनपढ़ हैं लेकिन हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने साथ दिया। आपका बहुत सपोर्ट रहा है, इसके चक्कर में इसी की वजह से हम कर पाए सब कुछ कंसिस्टेंटली। मतलब इन्होंने हर संभव मदद की है हमारी। अगर हमारा हमारे कैंप में जो टेंट चाहिए होता है, जो कुर्सियाँ चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पर्सनली अरेंज नहीं कर पाते, तो उन्होंने हमें अरेंज करवा के दिए। हमें कोई भी परमिशन चाहिए तो उन्होंने हमें ला के दिया। स्कूल्स में जब भी हमें काम पड़ता है, हमें कहीं भी छोटी से छोटी ज़रूरत का पूरा हेल्प करते हैं हमारी पूरी तरीके से। सो ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस, बहुत हेल्पफुल है, और ये एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। तो इस चक्कर में बहुत मदद हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं है, IIT रुड़की में जो बच्चे आते हैं, आप लोग जब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की अपनी काबिलियत है, बहुत बड़ी काबिलियत है। मैं पढ़ रहा था एक दिन, कितने लाख लोगों ने अपने इंटरव्यू दे करके कितने कम लोगों को होंगे 9,000। प्रोफेसर साहब प्लीज आइए, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं अभिषेक मिठानी जी, वहाँ खड़े हैं, प्लीज आप थोड़ी देर तो आ जाओ। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने जैसे हम चाह रहे थे, क्योंकि नेताओं से कभी मदद नहीं मिलती, शासन प्रशासन कभी मदद नहीं करता, उसमें बहुत कमी है। तो सच कह रहा हूँ मैं, क्यों आप लोगों के अंदर बुराई नहीं देख सकता, क्योंकि आप ही की तरह किसी दिन पढ़ने वाले, वो चाहे वो DM बैठे हों, चाहे वो CDO साहब बैठे हों, चाहे SO साहब बैठे हों, वो कभी छोटे जो अवस्था में आप लोगों की तरह थे, आज बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर की बुराइयाँ नहीं गई। अच्छा काम करने वाले को सहयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप जैसे IIT रुड़की के स्टूडेंट्स जो पूरे भारतवर्ष में छंट करके आते हैं, अगर हमारे साथ चल रहे हैं, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि बहुत बड़ी सोच मेरे साथ है, बहुत बड़ी एक निगाहें मेरे साथ है। मुझे आप लोगों के बात को मानना चाहिए, और जो आप लोगों की सोच है उस पर मुझे काम करना चाहिए, वो मैंने किया, मुझे करना चाहिए। और जो प्रदान नहीं करेगा वो समझो कि विकास नहीं कर सकता, उसकी सोच विकास की नहीं है। आप लोगों से कोई छुप नहीं सकता। मैं समझूँ कि अगर स्टूडेंट हैं आप, और आप लोगों मैं जो बोल रहा हूँ वही सब सच है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी हर बात को आप लोगों को अच्छी तरह परखने का स्टेमिना आपके अंदर है, और जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो मैं भी देख पा रहा हूँ। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आप लोगों से बच नहीं सकता, तो मैं क्यों ना स्वीकार कर लूँ कि आप जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सच्चाई है, पर उसमें मेरा सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। मेरा सहयोग हो, आपकी निगाहें हों, तो हम कामयाब जरूर होंगे, और हुए हम लोग। आज जितने भी अवार्ड हमें मिले हैं, हमें वन विभाग से भी मिला है, उत्तराखंड सरकार ने भी हमें अवार्ड दे किया है, भारत सरकार से, ये सब आप लोगों की सोच से हुआ। सर का बड़प्पन है कि इतना कितने कैंप लगाए हैं आप लोगों ने, हमारे जो ये स्वास्थ्य कैंप हम हर साल लगाए, कृषि दर्शन के उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, वैसे यहाँ पे दूरदर्शन कार्यक्रम हुए, हर तरह से आप लोगों ने। IIT के अलावा किसी दूसरे ने तो दिया नहीं, दून स्कूल कभी नहीं आए यहाँ पे, दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे कभी नहीं आई, जबकि हब है देहरादून, कोई भी आज तक नहीं आया। ये दुर्भाग्य है, मैं तो दुर्भाग्य कहूँगा, क्या फ़ायदा में ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और आप IIT रुड़की जब आते हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और आने मैं तो कहूँगा कि आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का नाम इतना बड़ा है कि अगर काम भी करना ही पड़ेगा। अगर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो मेरी सोच भी तो राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, और सोच मेरी गंदी नाली की और मिल रहा मुझे राष्ट्रपति अवार्ड तो गलत बात है ना।
मैठानी जी बैठो प्लीज। सर आप आ जाइए, उनका ध्यान रखना आप पे है। आपके बिना अच्छा नहीं आप बोलो तो प्लीज, आप मेरे साथ हो। सर मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि हम लोग सब शहर में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं, बहुत भाग दौड़ और सब। शहर और गांव की ज़िंदगी में क्या अंतर है आपके हिसाब से? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए पहला अंतर तो ये है कि जो हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, मैं समझता हूँ वो जो चाय हम पीते हैं वो आप लोगों को नसीब शायद नहीं हो सकती, चाहे आप लोगों के पास कितने भी पैसे क्यों नहीं। जो हम दूध पीते हैं, जो मैं दूध पी रहा हूँ इन गायों का, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी पिया होगा। जो हवा हम ले रहे हैं वो शायद आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिल पा रही होगी। आप लोगों के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो हमारे पास है वो आप लोगों के पास नहीं है। हमें जब तक साझा भूमिका ना निभाएं, शहर और गांव एक ना हो जाए, एक सोच ना हो, एक दूसरे को बराबर व्यवस्था में हो, तब तक हम लोग हिंदुस्तान में रह करके भी एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हर चीज़ में फर्क है। आप किस चीज़ को में जानना चाहेंगे कि फर्क है? आप बताओ गांव में क्या चीज़ अच्छी है, शहर में कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है? रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तो आजकल अगर हम लोग देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि रोजगार के लिए यदि कोई देश विदेश घूमने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी व्यक्तिगत कमी होती है। विदेश में जाना चाहिए अपने आप लोगों की तरह पढ़ लिख करके घर अपनी शिक्षा को विकसित करने के लिए गए या अपने जौहर दिखाने के लिए जाए तब तो ठीक है। मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ से उठ करके अगर 2 पैसे कमाने के लिए विदेश जा रहा है तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास आज हिंदुस्तान में हर गांव में हर जगह स्वरोजगार है, छिपा हुआ है, बस उसे निकालने ढूंढने की जरूरत है। आज मैं बिजली बना रहा हूँ यहाँ पर, जिन गायों को हम कसाइयों से कटवा देते हैं उन्हीं गायों को हमने कलेक्ट करके इकट्ठे रखा, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, ये वहाँ से खालसा कॉलेज में हैं, वहाँ से छुट्टी के टाइम पे तुरंत दौड़ करके यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने 0 इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स का कार्य भी करा रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ों को, बहनों को काम दे रहे हैं, जो जिनको बाहर जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी या जिनको रोजगार नहीं मिलता उनको भी हम लोग रख रहे हैं। उन गायों से हम लोगों ने क्या क्या पैदा करने की प्लानिंग की है या क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, बाकी हम दिखाएंगे, हमारे मैदान साहब भी बताएंगे। तो रोजगार तो कोई मायना नहीं रखता कि गांव छोड़ करके या दिल्ली जाएं। हम लोग दिल्ली जाने का एक अच्छा काम ये होता है कि देश मेरा है, मुझे वहाँ पे जाकर कोई जौहर दिखाना है, और दिल्ली वालों को ज़रूरत पड़े उनको यहाँ पे आना चाहिए कि जो भी आपने सीखा हो आप गाँव में आके करें, एक दूसरे के साथ मिल करें, तभी देश भी तरक्की करेगा और हम सब खुशहाल भी होंगे। सर ये जो आप बात कह रहे हैं किताबों में अब जाकर लिखी है और आपने वो सब खुद से एक्सपीरियंस किया है, खुद अनुभव से आप बोल रहे हैं ये सब। सर जैसे ना दिल्ली में मैंने देखा है कि जगह की बहुत कमी है, कि घर के साथ घर, यहाँ पे जब हम आए थे तो मैं देखी थी कि बहुत सारा, मतलब एक घर के पास ही पूरा वो है, तो इसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, कोई वो अपना शेयर नहीं मांगते, तो अभी कैसे मेंटेन करते हो? एक चीज़ ये ना, ये जो यहाँ पे गांव है, गांव में घर बहुत दूर दूर हैं, ये तो हर एक गांव की पहचान है। शहर में तो एक साथ शहरीकरण में घर ही घर हैं तो बाकी कुछ है नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति की अपना खेत है, अपना खलियान, अपना खेत, अपना रोजगार, चाहे वो पशुधन हो, चाहे मुर्गा पालन का हो, चाहे बकरी पालन का हो, चाहे कुछ भी हो, सेपरेट वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अपना अपना दूर दूर रोजगार है, और दूर दूर होने के कारण जो हम लोगों का आपस में एक दूसरे की जरूरत तक रहे तो प्यार भी बना रहता है, सड़क से रहता है। शहर में मैं भी रहा हूँ, बॉम्बे में भी सर्विस की है, 2-3 साल में भी रहा हूँ बॉम्बे, तो वहाँ पे उसकी अपेक्षा जैसे बॉम्बे में अगर यहाँ पे घर है दूसरे घर वहाँ पे है तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 2 किलोमीटर दूर तक आपने मानते हैं कि वो भी घर में रहेगी और वहाँ पे ऐसा अपना बना रहता है, क्योंकि हमें जरूरत है एक दूसरे की दूर दूर रहते हुए भी। यदि कोई बात अगर हो जाती है, मान लिया एक रात को चोर आ जाता है, मैं एक आवाज़ दे दूँ कि हाँ मेरे घर में चोर आ गया, तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा। शहरों में चिल्लाते रहो, कोई पड़ोसी भी नहीं आने का, मान लो। तो
ये चीज़ें हमें एक दूसरे की मदद करते भी और आवश्यकता भी है। मैं तो सर कहती हूँ कि गांव वाले आगे हैं, क्योंकि गांव वाले शहर में रह सकते हैं, शहर वाले गांव में आके बहुत मुश्किल है उनके लिए। नहीं, अपने मन को हल्का करके अगर चलेंगे शहर से कि हम मिल के चलेंगे तो एडजस्ट हो सकते हैं। अगर शहर वाले बन के आओगे तो नहीं हो पाएंगे। मैं ये मानता हूँ, हम अपने आप को आपके आगे समर्पण करके चलेंगे यदि, तो आप जरूर एडजस्ट कर लेंगे हमें। लेकिन यदि मैं बोलूँगा मैं बुरखान हूँ, मैं नहीं मानता, तो आप आपके जुटते हुए आप बोलेंगे मैं भी नहीं मानता, होता है। ये मेरा अपना मानना है। और एक बार अगर आप गांव में रहना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद शहर में दोबारा नहीं जाओगे। शहर में जाने की इच्छा नहीं करेंगे आप। कि जो पीस आपको विलेज में मिलेगा वो सिटी में नहीं मिलेगा। फैसिलिटी सब है, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो आपको विलेज में मिलेगी। सर एक हिस्ट्री वाली क्वेश्चन है सर। ये इस गांव की मतलब ओरिजिन कैसे है, क्या मतलब प्रथम लोग जहाँ जो यहाँ पे सेटल हुए थे कहाँ से पहले क्या हुआ मतलब था, कैसे फिर जगह सिटी कैसे आया? इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ ले सकते रहे हैं, हैं। this is not हाँ। talk about policies, talk नहीं, about कोई बात नहीं, जब आपने पूछा मेरा कोई बात नहीं, मैं basic है। बताता हूँ। आई मीन अकॉर्डिंग टू देम हमारे गांव जो है, मैं आपको बता दूं, पहले आपको बता दूं। हमारे गांव में कितने साल पहले का आप मानना चाहेंगे? कितने साल पहले की बात है? कितने साल पहले नहीं सर, जैसे कि मतलब आपको क्या लगता है कि आप कहाँ से आए हो, मतलब ये गांव कहाँ से आया है? हाँ, ये भी बात ठीक है। इसके लिए भी एक इतिहास ये कहता है कि मान लिया जैसे सन 47 के बाद जब हम लोगों के पास रोजगार नहीं हुआ करता, हिंदुस्तान में रोजगार की कमी थी। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर मैं दिल्ली रोजगार के लिए जा रहा हूँ तो कोई मायने नहीं रखता। उस टाइम रोजगार कहीं नहीं हुआ करते थे। ये छरबा में, ये छरबा भी आज से लगभग 60-65 साल, जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, उस टाइम यहाँ पे जंगल हुआ करते थे 65-70 साल पहले। उस टाइम यहाँ पे बंजारा लोग रहते थे, खासकर बंजारा लोग थे, ये भी पता नहीं कहीं बाहर से आए थे, या पूर्विया लोग रहते थे। चाय के बगीचे हुआ करते थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पंजाबी लोग पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान से आए, उनको यहाँ पे बसा दिया गया, बिनोवा नगर नाम उनका दे दिया गया। हम लोग मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर वो जंगल में चिरान करने के लिए आए तो वो यहीं पे रुक गए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उस टाइम बहुत कम थे। बहुत सस्ती ज़मीनें वो लोग देते थे कि यहाँ पे लोग रुकें। पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। और फिर धीरे धीरे घरवाली लोग भी ऊपर से उतरना शुरू हो गए। आज छरबा में 12 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और मोमडन तो है ही हैं। तो लगभग सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और सामान्य भी हैं, इसमें ब्राह्मण लोग भी हैं, राजपूत लोग भी हैं, कोली लोग भी हैं, हरिजन भी हैं, पूर्विया लोग भी हैं, ओबीसी में लगभग हर तरह के लोग छरबा में। तो उनके अलग अलग मोहल्ले होते हैं। हाँ, ज़्यादातर हाँ बंजारा मोहल्ला थोड़ा नीचे है, पूर्विया मोहल्ला पल्ली साइड है, लेकिन थोड़ा मिक्सअप भी हो गए हैं ज़्यादातर लोग। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो अलग है, वहाँ पे कोई है ही नहीं दूसरा, पर अधिकांश लोग जो है अलग अलग हैं। सर ये आगे अब छरबा के लिए आपका क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे होगा, क्या कर रहे हैं? छरबा के लिए जो काम हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं या जो लोग अधिकांश कामों को हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, उन कामों को हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी राजनीति रहे न रहे, लेकिन जब तक हम लोग जिंदे हैं तब तक हम लोगों ने उन कामों को जो हमने सोचे हैं जो ज़रूरी है उन लोगों को हम करते रहेंगे। और जैसे आज आप लोग आए, अगर इसी तरह से आप लोग आते रहेंगे तो हमें और भी हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह से करते रहेंगे। मुझे आज बहुत ज़रूरी काम था, सच में तो मुझे बहुत ज़रूरी काम था। आपने जल्दी आने के लिए बोला था, लेकिन मैं फिर रुका रहा पानी में। तो विकास के काम तो हम लोग करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने जब शहर छोड़ कर गाँव में रहने की कसम खा ली है, कोई यहाँ से जाएंगे कहाँ, यहीं रहना है, यहीं से कुछ करना है। और हमारे पास प्रोफेसर जैसे व्यक्ति मैकेनिक जी जो लगे हुए हैं, इन्होंने जहाँ पर जो मेरे अंदर अंधेरा था उन्होंने उस अंधेरे को इन्होंने दूर कर दिया है।
तो ऐसे लोगों के साथ और आप लोगों के साथ मिल करके हम गाँव में कुछ नया काम करते रहेंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते रहेंगे। अभी हमारे पास जो गौवंश का कार्य चल रहा है वो भी हम बड़े मतलब पूरे उत्तराखंड स्तर पर चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि गौ हत्या बंद करो सभी लोग कहते हैं, कैसे बंद करेंगे कोई नहीं कहता। गौ संरक्षण अधिनियम 2007 पार्टी बीजेपी ने पारित कर दिया। इनको पालने के लिए कोई जगह नहीं बनाई, बिना संरक्षण केंद्रों के, बिना इनके जगह निर्धारित किए हुए आप गायों को बचा कैसे सकते हो? आप 10 गायें छुड़ा करके आपको दे देते हैं कि आप इनको पालो, कसाइयों से छुड़ा के जैसे मुझे दे दी। वो तो रोज खाना खाएंगी, उनको खाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है। ये व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सरकार को मजबूर करना है ताकि गायों के साथ साथ गौपालक भी बचें। गौपालकों को हम लोगों ने स्वरोजगार से जोड़ना है ताकि गौपालकों को बहुत बड़ा रोजगार मिल सके। इसमें युवा जनरेशन जरूर जुड़े। हम बच्चों को धर्म के उपदेश दे करके फंसा तो देते हैं जो नेता लोग होते हैं, लेकिन यदि खुद उनको बोलो तुम खुद गोबर उठा के देखो तो कभी नहीं उठाएंगे। बच्चों का भी तो अपना भविष्य है। एक बच्चे के पास अगर 4 गायें अगर हम रख देते हैं, वो तो बंध गया वहाँ पे, उसका अपना भी तो भविष्य है। हाँ, उसको अगर 4 गायों के साथ एक बहुत बड़ा रोजगार यदि देते हैं और उसका गुजारा वहीं पे अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये धर्म का काम है, असली धर्म की है। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं मैठानी जी के साथ करके कि हम लोगों ने इसी से रोजगार उत्पन्न करना है और लोगों को रोजगार से जोड़ना है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले, गायें पले, गायें बचे और अच्छा दूध हम लोग यहाँ पे जनरेट करें और आप लोगों को दिल्ली पहुँचाएँ। ये हमारी सर, जैसे आपने बोला कि आपको गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं करती है, आपके जितने भी विकास के आपको जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं, तो आप मदद इंडस्ट्री से लेते हैं और कैसे लेते हैं? हाँ, इंडस्ट्रियों में जब मैं ग्राम प्रधान था तो ग्राम प्रधान को पावर होती है कि वो इंडस्ट्रियों से या किसी भी प्रतिष्ठान से विकास शुल्क के नाम पर रूप पत्र 7 काट सकते हैं। रूप पत्र 7 एक रसीद होती है पंचायत की, उसके आधार पर आप विकास शुल्क लगा सकते हैं। उनको बताना होगा व्यक्ति वालों को कि आपका ये पैसा गांव की स्वच्छता में जा रहा है या शिक्षा में जा रहा है या किसी भी चीज़ में जो जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अपने जो 35-40 इंडस्ट्री है उनको हम विकास शुल्क के नाम से उनसे पैसा लेते थे और तभी हम लोग ये ऐसे काम करते थे, जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना, रोड बनाना, गंदी नालियों से पानी निकास करना। ये गाजर घास जो आज चारों साइड फैला है, नई पंचायत ध्यान नहीं दे रही, हम इनको भी करें, इसको बिल्कुल ख़त्म करना। हम लोग अपने कार्यकाल में ये गाजर घास जो होता है इसको नहीं होने देते थे, इसलिए हम हर तीसरे महीने बिल्कुल रोडों के किनारे से सफाई कर देते हैं। अभी नई पंचायत ने कार्य शुरू नहीं किया, जो हम लोगों ने 2-3 बार बोल भी दिया, वीडियो साहब को बोल दिया। तो अगर नहीं होगा तो इस काम को फिर हम संभालेंगे, हम अपने तरफ से तो हम नहीं करेंगे। सर, ये बच्चे तो आपके पास आते रहते हैं, तो हम लोग जैसे सर ये MBA के कुछ स्टूडेंट हैं इसमें, तो वह पढ़ाते हैं कि कंपनियां गांव में जाकर ये काम कर रही हैं, वो काम कर रही है। कभी कोई कंपनी की तरफ से किसी से आपकी तरफ कोई मदद का कुछ आया है? झूठ बोलती है ये कंपनी। ये वो लोग हैं जो इनको अगर जबरदस्ती ना किए गए, फोर्स ना किया जाए, दबाव ना डाला जाए इन लोगों को, तो ये कभी कोई अच्छा काम करना सोचते ही नहीं। ये क्या काम करेंगे, ये तो वो काम नहीं करे जिनके यहाँ जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी शोषण कर रहे हैं। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, मैं समझता हूँ 95% फैक्ट्रियाँ अपने वर्करों को ही शोषण कर रही है ठेकेदारों के माध्यम से, तो दूसरों को तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करते थे। पर इनको चाहिए, आप जैसे नौजवान लोग, हम लोग जबरदस्ती इनसे विकास शुरू लेते हैं, अपने आप ये कुछ करने को तैयार नहीं। ना नेता करते हैं ना फैक्ट्री वाले मनरेगा यहाँ कितना सक्सेसफुल? बहुत। मनरेगा के लिए तो मैं बधाई देना चाहूँगा जयराम नरेश जी को। मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक अच्छाई है, मैं उनकी अच्छाई को भुला नहीं सकता। राजीव गांधी जी की अच्छाई को नहीं भुला सकता। राजीव गांधी जी ने पंचायतों के लिए बहुत काम किया था। उनकी जो शुरुआत की है वो आज भी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, राजीव गांधी जी की। और जयराम नरेश जी ने जो मनरेगा योजना चालू की, बहुत अच्छी योजना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन प्रशासन के लोग, जो अधिकारी लोग हैं, वो तो नहीं करना चाहते, नहीं सही।
हमारे पास जिलाधिकारी जी यहाँ पे आए थे। जिलाधिकारी जी से मैंने कहा था कि मेरे ग्राम पंचायत के जो काश्तकार लोग हैं वो अपने मनरेगा योजना के अंतर्गत अपने गौशालों का काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा तुरंत काम शुरू कर दिया। 1.5 साल हो गया, लोगों ने अपना काम कर दिया, लेकिन शासन प्रशासन के काम पे जो नहीं रह गई कि उनको पेमेंट किया जाए, जबकि नियम ये है कि विदिन 50 डेज उसको जो भुगतान होना चाहिए। लेकिन अधिकारी बिल्कुल इस काम को करना नहीं चाहते। इस योजना के प्रति बिल्कुल सबसे बड़ी अगर दुश्मनी रखते हैं तो अधिकारी लोग, क्योंकि ये सीधा सीधा ग्रामीणों को फायदा है, उनके खातों में पैसा आता है, इसमें कुछ बचत तो है नहीं। इसलिए अधिकारी लोग इसको बुरा बोलते हैं, इसी योजना से नफरत करते हैं, इस योजना को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मनरेगा योजना जैसी कोई योजना नहीं है, उसमें पैसे कम हैं लेकिन काम भी तो अपना है। मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ और मुझे 150 रुपये मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, मुझे रोजगार भी तो मिल रहा है, साथ में मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, विकास भी तो कर रहा हूँ। लेकिन अधिकारी लोग इसे करना नहीं चाहते, ये गलत बात है। मनरेगा योजना बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी मेरे हिसाब से। हाँ, हम लोगों ने मत्स्य पालन के लिए 3 तालाब बनाए हैं, उसमें मछली पालन के काम हो रहे हैं, आपको दिखा सकते हैं हम लोग। और लगभग 3 किलोमीटर हम लोगों ने जो हमेशा बरसाती पानी में शीतला नदी नुकसान करती थी, उसमें तार जाल लगाया हम लोगों ने। बहुत से रोड बने हमारे, बहुत काम हुआ है, कम से कम 2 करोड़ का काम हमारी ग्राम पंचायत में हुआ, बहुत अच्छा ही हुआ। सर, जो आपने स्वजल योजना के बारे में बताया था, उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, मुझे समझते हैं। स्वजल योजना एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से होती है। 10% इसमें हम लोगों को पैसा कलेक्ट करना होता है और 90% गवर्नमेंट देती है। हमारी टोटल 3 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना यहाँ स्वीकृत हुई है। जैसे अभी तक यहाँ पर सरकार पानी देती है, हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती थी, अब हम लोग अपने पैसे से, मतलब ये गवर्नमेंट एक बार हमें योजना चालू करके देती है, उसमें 2 ट्यूबवेल हो गए और उसमें सारा कुछ जो भी लाइनें बिछाने से लेकर सब कुछ हो गया, वो हमारे हैंड ओवर हो जाएगी। हम अपनी योजना को खुद अपने आप चलाएंगे, उसमें जितना खर्चा आएगा उसका उसी हिसाब से हम बिल कलेक्शन करके उनको मतलब जो भी उसका खर्चा रख रखाव टोटल पंचायत करेंगे। बाकी वो ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें भी अगर हम अच्छी तरह काम करते हैं 4-5 लोगों को रोजगार भी हम लोग देंगे और कम खर्च में जितना हम कम से कम खर्च करेंगे उतना ही हम लोगों को कम से कम बिल आएगा। लेकिन इस काम को बहुत ही थोड़ी सी इसमें स्वजल योजना में ये दिक्कत करती है कि ग्राम प्रधान अनपढ़, उसकी बॉडी में कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है। इसमें तो आदमी टेक्निकल भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, जिसे ज्ञान है वही तो चला सकता है योजना को। थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो रहा है कि उसमें स्वजल योजना का जो प्रबंधक होता है वो केवल प्रधान नहीं होना चाहिए, उसमें वो व्यक्ति होना चाहिए था जो गांव का आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा टेक्निकल व्यक्ति होता है। अब इसमें ये कर दिया नहीं कि प्रबंधक ग्राम प्रधान होगा, अब प्रधान की काबिलियत कितनी है उसे समझ पाने की है कि नहीं है वो उसे समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी ऐसा नहीं, स्वजल योजना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं आप नहीं जाना होगा, मैं कर दिया। हाँ, मैं खाना बनवा देता हूँ, दाल चावल सब खा के जस्ट अभी यहाँ से पहले रुके इतनी तो चाय दे चले गया, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सर ले चाय तो पी। बहन जी बोल रही है हमारी, मैं तो ऐसे भी नहीं पीती। ये होने वाली बहन तो बोली थी नहीं पिएंगे या नहीं पिएंगे कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को जब तक हम लोग गौशाला दिखाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। चाय लो मिठाई आप बोलते हैं सर प्लीज। अरे कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चाय। कोई भी परेशानी हो गाँव में ही है, कोई परेशानी नहीं सर वैसे ही अभी हमारी बहनें काम कर रही हैं। विजय चाय बना रहे हैं थोड़ा सर वैसे पानी सच में खा सर सच में काफी है सर बस ऐसा मुझे अच्छा लगेगा।